नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। राजा, किसान और नगर अध्याय 2 वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों कि हम पढ़ रहे थे 5.2 उपज बढ़ाने के तरीके। इस टॉपिक में क्या हम जानेंगे कि उस समय उपज बढ़ाने के लिए मतलब खाद्यान्न और अनाज की मात्रा अधिक करने के लिए किसानों ने क्या क्या परिवर्तन करे या उस समय क्या क्या परिवर्तन ऐसे हुए जिनके कारण खेती में परिवर्तन आया और उपज बढ़ी। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। उस समय 600 ईसा पूर्व से लेके उस समय मतलब 6वीं शताब्दी के समय से क्या हुआ, उस समय 2-3 परिवर्तन अत्यधिक आए। कैसे? उस समय हलों का प्रयोग होना शुरू हुआ। किसका प्रयोग हुआ बच्चों? हलों का प्रयोग। हाँ, और कहीं कहीं पर हल में लोहे वाले फाल का भी प्रयोग किया गया। इतनी बात समझ में आई। और पहाड़ी क्षेत्रों में कुदालों का प्रयोग किया गया। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। और सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन हुआ। क्या? कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग किए जाने लगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। और देखिए ये तरीके थे। साथ में धान का उत्पादन होने लगा। धान मतलब धान से चावल बनता है, तो चावल का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। उसकी रोपाई करी जाती थी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता, इसमें कठिन श्रम करना पड़ता था किसानों के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से खेती में और जो उत्पादन में वृद्धि होती चली गई। ठीक है, चलो अब मैं उसी को यहाँ पे समझाता हूँ। उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 600 से लेके 500 ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी के घाटियों में उर्वर कचारी क्षेत्र में फैल गया। क्या फैल गया? हल का प्रयोग। इतनी बात समझ में आई? अभी मैं आपको और समझाऊंगा इसके बारे में। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां पर लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई होने लगी। ठीक है। गंगा की घाटी में धान की रोपाई से उपज नहीं, उपज बढ़ी, उपज उससे उपज बढ़ने लगी। इसके लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती थी। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये रहा आपका क्षेत्र। इसमें देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, एक प्रकार की मैप बनाया है। देखिए इसमें डायग्राम में हल और लोहे और फाल वाला हल और कुदालों का प्रयोग बताया गया है। ठीक है। और सिंचाई का तरीके में क्या कुएं, तालाब और नहरों का प्रयोग हुआ। यहाँ पे मैप देखिए। मैप में क्या है? मैप में मैंने आपको आपके जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ चीजों का अंकन किया है। मध्य क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुदालों का प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र थे और पानी अत्यधिक बरसता था। ठीक, अभी भी बरसता है इस क्षेत्र में। और देखिए गंगा के क्षेत्र में हल का प्रयोग, गंगा और कावेरी ये कचारी क्षेत्र होते हैं नदियों के, तो इनमें हल का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। और देखिए जो पंजाब और राजस्थान वाला एरिया है वहां पर 20वीं शताब्दी में हल का प्रयोग हुआ। कब? 1900 के बाद से, क्योंकि ये अर्ध शुष्क जमीन है और इसमें खेती नहीं की जा सकती थी। ये इसका खेती का काम कब हुआ? यहाँ पे 1900 के समय के बाद से। ठीक है। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज में बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का प्रयोग भारत में सीमित मात्रा में किया गया है जहां पर इनका प्रयोग था। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई। राजस्थान जैसे और पंजाब जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र में लोहे का प्रयोग 19वीं मतलब 20वीं सदी से शुरू हुआ। ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों ने, पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्र में किसानों ने कुदालों का प्रयोग किया। ठीक है। अब देखो यहां पर आपने ये तो देख लिया कि लोहे का प्रयोग हो रहा है फाल बनाने में। हल लकड़ी का था, लोहे का फाल का उपयोग किया जा रहा है, उससे उत्पादन बढ़ रहा है। किसान कमर तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। हाँ, और धान की जो रोपाई की विधि वो भी परिवर्तित हुई, उसका भी इसमें योगदान था उपज बढ़ाने में। अब यहाँ पे देखिए सिंचाई के तरीका। सिंचाई के तरीके में कुएं, नहर और तालाबों का प्रयोग किया जाने लगा। कहीं कहीं पे नहर बनाई जाने लगी। हाँ, कहीं कहीं पे कुएं खोदे जाने लगे और तालाब भी खुदवाए जाने लगे। अब ये इसको कौन खोदता था? ये व्यक्तिगत रूप से खोदे जाते थे और एक सामुदायिक रूप से खोदे जाते थे। कैसे? एक किसानों का समुदाय सब मिलके क्या इनको खुदवा लेते थे मिलकर, जरूरत पड़ती थी।
दूसरा, एक राजा या कोई धनिक वर्ग या प्रशासनिक वर्ग इनको खुदवाता था, ये व्यक्तिगत रूप में आता था। तो व्यक्तिगत लोग खुदवाते थे और एक सामुदायिक लोग खुदवाते थे। इस प्रकार से ये सिंचाई का नया माध्यम यहाँ पे इसने उपज बढ़ाने में भारत में मतलब भारत की खेती में उपज बढ़ाने में मदद करी। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब आगे देखिए, ये है गुजरात की सुदर्शन झील। यहाँ पे मिला है एक अभिलेख। हाँ, इस अभिलेख में रुद्रदामन ने इसको गढ़वाया था, जो एक शक शासक था। उसको देखें, इसमें क्या लिखा है उसको और देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और अगर आपको किताब में देखना हो तो किताब में भी देख सकते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील, मानचित्र 2 में आप मानचित्र 2 खोल लेना, गिरनार ढूंढिए। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण मतलब पत्थर के अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था? इसके अनुयायी मतलब इसके कुछ सामंत थे, उन्होंने बनवाया था रुद्रदामन की, जो कि क्या था? शक शासक था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख 5वीं सदी के, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत कराई। मतलब इस झील की मरम्मत 2 बार हुई और एक बार इसको बनवाया गया था। किसने? सम्राट मौर्य काल में बना था। दूसरा, ये शक शासक रुद्रदामन के सामंत ने इसका क्या कराया था? पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करवाया था। फिर क्या कराया था? फिर गुप्तों के समय फिर से इसकी रिपेयरिंग करी गई थी। इस प्रकार से इसका काम हुआ। तो इस प्रकार के जो व्यक्तिगत काम थे राजा महाराजा करवा देते थे और जनता की भलाई होती थी। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज और बता दूं, धान का प्रयोग होने लगा था, है ना? तो उससे भी क्या है, पौधे अत्यधिक बच जाते थे और धान अत्यधिक मात्रा में होने लगी थी, जिससे कि उस समय की जो जनता थी उसका भरण पोषण हो जाए। ऐसे करके जो प्राचीन भारत था उसमें खेती की पद्धति और उपज के तरीके बदले गए और उससे उपज अत्यधिक बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला देखते हैं। अगला आपका पॉइंट शुरू हुआ ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 5.3 ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, जो यहाँ पे आपका टॉपिक दिया है ये वाला। इसमें हम देखेंगे कि ग्रामीण समाज में कौन कौन सी विभिन्नताएं थी। देखिए कि ग्रामीण जो परिवेश होता है वो कृषि पर आधारित होता है मुख्यतः, आज भी और पहले भी था। ठीक है, उस समय किसानों में संपत्ति के आधार पर क्या विभिन्नताएं थी, समाज में क्या विभिन्नताएं थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो उस समय कुछ प्रमाण मिलते हैं। कौन से प्रमाण? किस प्रमाणों की बात कर रहे हैं? किस प्रमाणों की बात कर रहे हैं? तो वो है बौद्ध कथाएं और अन्य कथाएं। हाँ, तो उनसे हमें पता चलता है कि उस समय बड़े किसान होते थे और छोटे किसान होते थे और कुछ श्रमिक किसान भी होते थे जो दूसरे खेत में खेती करते थे, मजदूरी करते थे। इतनी बात समझ में आई? और जो बड़े किसान हैं उनमें जमींदार होते थे, जो बड़े किसान ही जमींदार होते थे। और इनमें एक ग्राम प्रधान का पद होता था, जो क्या था, वंशानुगत भी होता था। प्राय ज्यादातर क्या था, वंशानुगत होता था, लेकिन कहीं कहीं पर यह वंशानुगत भी नहीं होता था। वंशानुगत क्या होता है, अपने पिताजी के बाद उस पद पे दूसरा उसका बेटा बैठे, ये वंशानुगत होता है। और उसके बाद उसके लड़के के बाद उनका लड़का बैठे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद एक ही परिवार में रहे, तो इसको बोलते हैं वंशानुगत। तो प्राय ज्यादातर ग्राम का प्रधान का जो पद था वो था वंशानुगत। और क्या है, देखिए संगम जो कविताएं मिली हैं, पहले मौखिक रची गई थी, फिर बाद में इनका लेखन किया गया। तो
जो उन कविताओं में ये जानकारी मिली है कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य भिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। किनमें? तमिल संगम साहित्य में क्या मिलता है? ये चारों का बारे में पता चलता है। किसके बारे में? तमिल साहित्य में इन चारों के बारे में। किसके बारे में? बेल्लार। बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? बेल्लार कहा जाता था। और हलवा किसानों को कहा जाता था। उलवर ये भी एक शब्द है, इसमें प्रयोग किया गया है। और दास अणिमय ये श्रमिक किसान के लिए प्रयोग किया है। तो ये चार शब्दों के बारे में पता चलता है इनसे। तो यहां पर भी वही स्थिति थी और यहां पर भी वही स्थिति थी। हाँ, ग्रामीण परिवेश में ये विभाजन था वो किसके आधार पर था? भूमि के स्वामित्व पर, किसमें? श्रम पर और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित था। ठीक है, अब आपको कुछ मोटा मोटा समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि किसी पर पैदावार अधिक होती थी, खेती ज्यादा थी, किसी पे कम। बौद्ध और कथाओं और कहानियों में खेतियार श्रमिक, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों को उल्लेख मिलता है। फिर है पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। यह पाली भाषा का पता है ना आपको? बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। प्राय बोला है, प्राय ज्यादातर। संभवतः वर्गीकरण भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी उपयोग पर आधारित हो ऐसा लिखा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती। अभी मैं मनुस्मृति के बारे में बताऊंगा, एक विधि ग्रंथ है जिसकी बारे में आपको एक टॉपिक बताऊंगा। इसमें आप ये स्रोत नंबर कौन सा दिया? 6, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। देखिए, अब मैं एक शब्द के बारे में और आपको बता दूं। गृहपति, घर का मुखिया, एक शब्द होता है गृहपति जिसका मतलब होता है घर का मुखिया। घर का मुखिया जो सबका मालिक होता है, महिलाओं का, घर में रहने वाले बच्चों, नौकर, दासों पर वह नियंत्रण रखता है। ठीक है, घर में जुड़ी भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं पर वो क्या का मालिक होता है? कौन? गृहपति। इतनी बात समझ में आई? हाँ, और कभी कभी ये गृहपति शब्द का प्रयोग बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भी कर दिया जाता था। हाँ, वैसे गृहपति जो पाली भाषा है, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किया है छोटे किसानों और बड़े जमींदारों के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई? अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको ये और बताता हूँ कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वो भूमि के स्वामित्व के कारण उत्पन्न हुई थी। हाँ, तो उसकी चर्चा विधि ग्रंथ में की है। तो विधि ग्रंथ में क्या बताया है उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, स्रोत नंबर 6 स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। सॉरी, सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। क्या है? विधि ग्रंथ, जिसमें कानून वगैरह लिखे थे। हाँ, इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसवी के बीच लिखा गया। कब लिखा गया? 2री सदी ईसा पूर्व से। हाँ, 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसवी तक के बीच में लिखा गया था। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इस समय काल मतलब 400 समय काल कितना है? 400 साल का समय काल है। इस समय इसको लिखा गया था अलग अलग रचयिताओं ने। हाँ, तो इसमें समय दर समय परिवर्तन भी हुआ था। इसमें क्या लिखा है? इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है। क्या सलाह दी गई? चूंकि सीमाओं की अनिश्चितता के कारण विश्व में बार बार विवाद होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। मतलब जमीन का सीमांकन कैसे, उसके लिए गुप्त निशान गाड़ कर रखने चाहिए। वो किसके हो सकते हैं? पत्थरों के, हाँ, हड्डियों के, गाय के बाल के, भूसी या राख, खपटें, गाय के सूखे गोबर,
ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, इनसे क्या है, इनको दुका के रखना चाहिए, मतलब छिपा के रखना चाहिए। उसे सीमा पर इसी प्रकार के और तत्व भी भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। इसका वर्णन किसमें, मनुस्मृति में किया गया है, और जो कि एक वैदिक ग्रंथ है, जो कब लिखा गया था, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक। इतनी बात आपको समझ में आई। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में, जो है 5.4 भूमिदान और न्याय संभ्रांत ग्रामीण। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपका स्रोत नंबर 7 में ग्रामीण झांकी दी है, उसको और देख लीजिए, स्क्रीन पे ये आपको दिख जाएगा। हाँ, उसके बाद अपन 5.4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हर्षचरित, आप स्रोत नंबर 7 स्क्रीन पे भी दिख रहा हो, उसको देखिए। एक छोटे गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के एक शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज यहाँ पे पड़ता है, और हर्षवर्धन यहाँ पे राज करता था 7वीं सदी के समय। ठीक है। इसके लेखक थे बाणभट्ट, इसके लेखक तो इसके कवि थे बाणभट्ट, और शासक कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज कवि थे उस कौन थे, बाणभट्ट। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र, मतलब इस वाले क्षेत्र की बारे में बात चल रही। किस वाले क्षेत्र की, इस वाले जो विंध्य क्षेत्र है ये। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन का अति विरल चित्रण किया गया है। तो ठीक है, ये विंध्य का क्षेत्र है नर्मदा नदी के ऊपर, उसके बारे में आपको बताते हैं। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। यहाँ धान की उपज वाली खलियान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों के छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। किसको, धान की उपज वाली खलियान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो भी हैं वे उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल की गट्टर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थीं। इस अंश में वर्णित लोगों के व्यवसायों के आधार पर आप कैसे वर्गीकृत करेंगे, ये नीचे दे दिया। आपने इसको समझा, उनकी ग्रामीण परिवेश की जानकारी भी देखी। और ये कब की बात बताई है, बाणभट्ट क्या, बाणभट्ट जो 7वीं सदी में थे तब के बताया है आपको। और अपन ये पढ़ ही रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इतनी काल की घटनाओं के बारे में देख रहे हैं। और एक प्रकार से आपको ऐतिहासिक जानकारी दी जा रही है। ठीक है। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं अपन 5.4 भूमिदान और न्याय संभ्रांत ग्रामीण पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 5वें टॉपिक का चौथा पॉइंट, जिसका नाम है भूमिदान और न्याय संभ्रांत ग्रामीण। इसमें हम जानेंगे कि भूमिदान क्यों की गई और कहाँ की गई, किसने की। हाँ, भूमिदान का चलन कब से शुरू हुआ उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इतिहास में राजाओं ने भूमिदान करना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों ने भी भूमिदान करना शुरू किया। इसका कारण क्या था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ईसवी के जो प्रथम सदी है, ईसा मसीह की पहली सदी के उस काल से ही प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं, भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। ये किस ज्यादातर किस में मिलते हैं, तो अभिलेखों और ताम्रपत्रों में मिलते हैं। किस में, अभिलेखों और ताम्रपत्रों में। हाँ, अभिलेख क्या होता है, पत्रों पर लिखा गया या उकेरा गया लेख। ठीक है। और ताम्रपत्र क्या है, तांबे के पत्ते पर उकेरा गया लेख, हाँ, या खोदा गया लेख। तांबे की एक पत्र ले लेंगे, तांबे धातु की एक पत्र ले लेंगे, उस पर उकेरा जाएगा, मतलब खोदा जाएगा। हाँ, तो उस पे ये पत्र मिले हैं। ये पत्र किसको जारी किए जाते थे, ये दानकर्ता के द्वारा प्रमाण स्वरूप किसको दिए जाते थे, दान प्राप्तकर्ता को दिए जाते थे, है ना। और दान देता अक्सर बड़ा आदमी होता था, पैसे वाला आदमी होता था, जैसे कि राजा और रानियां। ठीक है। तो अब ये क्या है, दान देते थे किसी ब्राह्मण को या किसी संस्था को, जो धार्मिक संस्था है उसको। ज्यादातर ऐसी क्षेत्रों को लिए दान दिया गया है जो धार्मिक संस्था है। हाँ,
सामाजिक कार्य करती हैं, या ऐसे ब्राह्मणों को दिया है जो उचित कार्य करते थे, धार्मिक कर्मकांड करते थे, उनको दिया जाता था। ठीक है, ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। हाँ, तो आपको ये बात पता चल गई। दूसरा, ये इनकी जो भाषा थी, जो अभिलेखों की भाषा थी, वो ज्यादातर मिली है किसकी? संस्कृत की। हाँ, संस्कृत भाषा मिली, और साथ में कुछ अभिलेख और ताम्रपत्र ऐसे में मिले हैं जो तमिल और तेलुगु में मिले। किस में मिले बच्चों? तमिल और तेलुगु में। इतना आपको समझ में आया? और उसी को मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखिए, भूमिदान के प्रमाण मिले हैं कब? ईसवी की प्रथम सदी प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण में क्या मिला? अभिलेख और ताम्रपत्र। ज्यादा मात्रा में क्या मिले? ताम्रपत्र मिले। हाँ, ये क्या है? भूमिदान प्राप्तकर्ता को प्रमाण के रूप में दिए जाते थे, और अगर किसी किसी के अभिलेख खुदवा दिया जाता था कि ये भूमि इनको लिए दान कर दी गई है ना। इसमें देखिए, धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को ये समानता दान करा जाता था। समानता बोल रहा हूं, समानता का मतलब समझ लेना। ज्यादातर संस्कृत भाषा में ये लिखे गए थे, और तमिल और तेलुगु स्थानीय भाषा में भी कुछ अभिलेख और ताम्रपत्र मिले हैं। इतनी बात आप समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक अभिलेख की। इस अभिलेख को लिखने वाले को पहले बता दूं, फिर बाद में उस अभिलेख के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक था। कौन था? गुप्त काल का शासक। और गुप्त इस वाले क्षेत्र में शासन करते थे। मैंने मैप में भी बताया पहले, इस वाले क्षेत्र में। हाँ, और यहां पे बकाटक वंश शासन कर रहा था, है ना। तो गुप्तों की एक राजा थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शासन किया 375 से 415 तक। 375 ईस्वी से कब तक? 415 ईस्वी तक। इतने में इन्होंने शासन किया। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था बच्चों? प्रभावती। हाँ, इस लड़की का विवाह हुआ किससे? बकाटक शासक से। किसका? शासक से। हाँ, और इस लड़की ने, जो रानी थी, प्रिंसेस थी, इसने दान किया था एक स्वामी को। तो उसके बारे में बताया है। लेकिन ये धर्मशास्त्रों से बिल्कुल विपरीत थी। धर्मशास्त्रों में किसी भी स्त्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया संपत्ति का। हाँ, लेकिन ये रानी होने के कारण ऐसा उसने कर लिया हुआ कि दान दे दिया, इनको अधिकार होगा रानी वगैरह को। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से धर्मशास्त्र में ये लिखा था कि स्त्री को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को दान दे या संपत्ति पर अधिकार रखे। यहाँ पर प्रभावती का उल्टा है, उसको संपत्ति भी प्राप्त है और उसने दान भी दिया है। हाँ, उस अभिलेख के बारे में बात करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है। हाँ, और जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे बच्चों? संस्कृत में। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। इस अभिलेख में जो अभिलेख मिला है वो किसने खुदवाया है? प्रभावती ने। किसी को दान दिया, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। तो प्रभावती ने अभिलेख लिखवाया और उससे पता चलता कि वह भूमि की स्वामी थी और उसने दान दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई? चूंकि वो रानी थी इसलिए ऐसा किया, लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसा माना नहीं जाता कि किसी औरत को इस प्रकार के अधिकार मिले। तो वो शुरुआती रानियों में से ऐसी होगी, इसलिए ऐसा दान कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो, अब देखो, इन अभिलेखों से, जो अभिलेख मिला है, उनसे ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है कि ग्रामीण प्रजा के बारे में पता चलता है। ग्रामीण प्रजा में कौन कौन रहते थे? तो ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग, जो क्या करते थे? शासकों को दान देते थे। क्या देते थे बच्चे? दान देते थे और अन्य प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। इस अभिलेख के अनुसार गांव के लोगों को प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। जिसको ये गांव दान दिए, मान लो पूरा गांव का गांव किसी राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र से दूसरे को दान दे दिया, तो जो नया व्यक्ति है प्रधान, उसकी सारी बातें किसको मानना पड़ेगा? गांव की प्रजा को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको एक अभिलेख के बारे में बता दूं। यहां पे देखिए, आप भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। स्रोत नंबर 8, प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक
ब्राह्मणों, गृहस्थ होता है जो गृहस्थी वाला जीवन जीता है, और कृषक। ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। गांव कौन सा है? दंगुन। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, ये तिथि है, धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। किसको किया है? चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये किसने कर दिया? प्रभावती ने किसको दान दिया? दूसरे व्यक्ति को। हाँ, कौन सा गाँव दिया है? दंगुन गाँव दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई। किसको दिया है दान? चलान स्वामी को, चनाल स्वामी, सॉरी मैं कुछ गलत बता देता हूं, लेकिन आपको एक बार और देख लो, चनाल स्वामी को दान दिया है। ठीक है बच्चे, ठीक है। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूं। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को क्रियान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। इस राज्य देश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। चक्रदास ने किसने उत्कीर्ण किया है? और ये राज्य देश के किस में लिखा है? 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है। अब आपने देख लिया, यहाँ पे अग्रहार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अग्रहार का भी बता दूं मैं। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। किसको? ब्राह्मणों को दान किया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? अग्रहार। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आई। अब और देखिए, अब इस गांव का जो दान दे दिया, तो इसके सभी गांव वासियों को किसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा? उस स्वामी की, जिसका नाम यहाँ पे किसका अंकन किया गया? चालान स्वामी का। तो इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। किसको? दंगुन गांव को, क्योंकि इनकी जो शासिका थी उसको दान कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए कि भूमि दान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कई हिस्सों से प्राप्त हुए। दान की गई भूमि में अंतर है। कहीं कहीं पर छोटे छोटे टुकड़े क्या किए? दान किए गए हैं, और कहीं कहीं पे बड़े बड़े क्षेत्र दान कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारों में ये अंतर भी मिलता है, और कहीं कहीं पे कई अलग अलग अधिकार भी दिए हैं। जैसे इस वाले क्षेत्र में कुछ और अधिकार दे दिए, और इस वाले क्षेत्र में कुछ और अधिकार हैं। दानकर्ता को दान प्राप्तकर्ता को कुछ अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। हाँ, यहाँ वाले कुछ और, इस वाले क्षेत्र की कुछ अलग, इस वाले क्षेत्र की कुछ अलग। तो इस प्रकार दान प्राप्तकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अधिकार प्रदान किए गए हैं दान प्राप्तकर्ता को। इस प्रकार आपको पता चल गया। ठीक है, अब जो दान किया जाता था उसका कारण था। जो भूमि दान करना एक प्रकार से पूरे देश में प्रभावी क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा होगा, तो इस पे इतिहासकारों का भी विवाद है। इतिहासकार दो मतों में बंट गए। हाँ, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कृषि के क्षेत्रों को, कृषि के जो क्षेत्र हैं, भूमि का विकास करने के लिए ये एक रणनीति अपनाई थी शासकों ने, हाँ, 1 ईस्वी के बाद से। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शासन की जो राजा था उसकी पकड़ ढीली होती गई, इसलिए वो अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए भूमि दान कर देता था, जिससे कि शासन क्षेत्र उसका कहलाए और लोग उस पर शासन करते रहें। ऐसा करना चाहते थे। तो भूमि दान में दुर्बल होते राजनीतिक संकेत भी मिलते हैं। तो दोनों इतिहासकारों के दो मत हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, भूमि दान के माध्यम से ये समर्थक जुटाते थे, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें अब इसको और देख लीजिए, मैं इसको और बता दूं आपको। ठीक है, इसको मैं एक बार पढ़ के बता दूं और कुछ चीज क्लियरेशन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ईस्वी की आरंभिक शताब्दी से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं।
इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्रों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मण को दिए गए थे। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो 375 से 415 ई के समय था। इसका विवाह दक्कन पठार के बकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक यह कारण हो सकता है क्योंकि वो रानी, मतलब आरंभिक भारतीय इतिहास ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, और इसलिए उनका यह उदाहरण एक बिरलाई रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि के माप में भी अंतर है। कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अतः राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों, सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक जो कुछ संग्रह करते हों जंगलों से, है ना, शहद वगैरह, जड़ी बूटियाँ, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह पर घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन का आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते हैं। इस टॉपिक में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी उस समय की, और मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लिख भी दिया है, क्यों लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ के ही बता दिया और बाकी चीज़ आपको समझा दी। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 5.4 अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जो 6वां टॉपिक है उसका, और उसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, और मिलते हैं नई वीडियो में।